नमस्कार बच्चों। अर्थशास्त्र की पाठशाला के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 13 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यानी हमारा मैक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 13 एंड इसका नाम क्या है? सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। यानी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, लेसन नंबर 13 यानी सरकारी बजट। सबसे पहले कि भाई हमारा सरकारी बजट होता क्या है और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार इसको हम मापते हैं, सरकारी बजट के अंदर क्या क्या चीजें ली जाती हैं और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार यह संभालता है या गिराता है या किस प्रकार अपने देश को विकसित करता है या विकास के मार्ग पर ले चलता है। यानी सबसे पहले हमारा क्वेश्चन मन में आता है कि भाई सरकारी बजट है क्या। यानी सरकारी बजट है क्या, तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा, यानी सबसे पहले क्या होता है सरकारी बजट के अंदर, सरकारी बजट होता क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन से पहले। यानी एक तो जो बीता हुआ वर्ष है हमारा, बीता वर्ष में सरकार का वित्तीय कार्यक्रम क्या था, क्या सरकार ने उसके तहत कार्य किए। यानी जो पिछले बीता हुआ समय है उसके अंदर सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, कितना खर्च किया है, यानी उसको कितनी आमदनी हुई थी, यानी उसके बारे में हम सोचते हैं इसके बारे में। यानी कैसा रहा हमारा कार्यक्रम, कैसा रहा। चलो कंप्लीट। सेकेंडली हम क्या पता करते हैं कि भाई जो आने वाला वर्ष है, आने वाला जो वर्ष है, वर्ष के लिए सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या नीतियां हैं तथा क्या क्या कार्यक्रम हैं, इसके बारे में हमें सरकारी बजट बताता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, नेक्स्ट जो वर्ष की आने वाली 31 मार्च है, वहां तक वित्तीय वर्ष माना जाता है। ठीक है, यानी जो भी हम लेखा जोखा तैयार करेंगे, क्या खर्च है क्या आमदनी है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक, इसके टाइम के अंदर जो बाउंड टाइम है, इसके अंदर जो खर्च या आमदनी होती है उसको हम मापते हैं, उसी को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सरकारी बजट क्या है। ठीक है, यानी सरकार की आय कहाँ से होती है, सरकार की व्यय कहाँ से होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी अगर एग्जाम में आ जाता है कि भाई सरकारी बजट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो क्या होता है। ठीक है, वो देखो भाई, यानी सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष कौन सा है अभी आपको बताया है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में, यानी इनके बीच में, बिल्कुल अवधि में सरकार की प्राप्तियों
प्राप्तियों का मतलब इनकम होता है भाई, तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का लेखा जोखा होता है या विवरण होता है, ठीक है, या विवरण होता है। सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार की प्राप्तियों, सभी प्रकार की प्राप्तियों तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है, ठीक है। और यानी सरकारी बजट होता क्या है, ठीक है, एक वर्ष के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार ने पिछले वर्ष में क्या क्या कार्य किए हैं, कितना खर्च किया है, कितनी आमदनी हुई है, या उन्होंने जो टारगेट लिया था हमने इस वर्ष ये करना है, क्या वो टारगेट कंप्लीट हुआ, इसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है, यानी उसकी लेखा जोखा तैयार किया जाता है। और उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, जो बीता हुआ वर्ष है उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, ये तो केवल आने वाले वर्ष के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी आने वाले वर्ष के अंदर सरकार का क्या प्रपोजल है, सरकार पब्लिक के लिए क्या करना चाहती है, वो अपनी अनुशंसाएं बजट के अंदर पेश करती है। यानी सरकारी बजट जो एक वित्तीय वर्ष के अंदर दौरान सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी सरकारी बजट के उद्देश्य, सरकारी बजट के उद्देश्य, प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। क्या कि भाई सरकारी बजट क्या है और इसके क्या क्या उद्देश्य है, या अकेला भी आ सकता है कि सरकारी बजट क्या होता है 2 मार्क्स का आ जाए, या सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होते हैं ये 4 मार्क्स में आ जाए, इकट्ठा आ जाए 6 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। सरकारी बजट के क्या उद्देश्य हैं, फर्स्ट आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, यानी इसको सुनो ध्यान से, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण होता क्या है, सरकारी बजट से सरकार के कराधान तथा आर्थिक सहायता संबंधी व्यापक नीतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था में आय और संपत्ति के बंटवारे में सुधार लाने के लिए सरकार कराधान तथा आर्थिक सहायता के वित्तीय उपकरणों का प्रयोग करती है। संपत्ति और आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जो कि भारत जैसे किसी भी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। सेकंड, इसके बारे में आप 2, 3, 4 लाइन्स जितनी आपको याद है उसके बारे में लिख सकते हैं। सेकंड हमारा साधनों का पुनः बंटवारा, यानी निजी उद्यमी जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमेशा यही चाहेंगे कि साधनों का बंटवारा उत्पादन के क्षेत्र में ज्यादा हो, जिससे ऊंचे लाभ मिल सके। किंतु यह भी संभव है कि उत्पादन के कुछ क्षेत्रों को, जैसे शराब का उत्पादन द्वारा सामाजिक कल्याण में कोई वृद्धि भी नहीं होती। कुछ क्षेत्र हैं जहां से भाई उत्पादन भी करते हैं लेकिन सामाजिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होती। यानी अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार साधनों का बंटवारा इस प्रकार करती है जिससे अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। थर्ड, आर्थिक स्थिरता, सहायता नहीं, आर्थिक स्थिरता, यानी बाजार शक्तियां मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के स्वतंत्र क्रियाशील के फलस्वरूप व्यापार चक्रों का समय समय पर आना अनिवार्य होता है। अर्थव्यवस्था में कभी तेजी आती है कभी मंदी आती है, यही चक्र चलते रहते हैं, और व्यापार चक्रों में सुरक्षित सदा वचनबद्ध
होती है। यानी अर्थव्यवस्था हमेशा सरकार अर्थव्यवस्था को ठीक रूप से चलाने के लिए वचनबद्ध होती है। बजट सरकार के हाथ में एक ऐसी महत्वपूर्ण नीति अस्त्र है जिसके प्रयोग द्वारा मुद्रास्फीति हो या अपस्फीति हो उसको ठीक कर सकती है, यानी उसका मुकाबला कर सकती है, उसको ठीक करने के कोशिश कर सकती है। यानी बजट के द्वारा मंदी या तेजी को, यदि मुद्रास्फीति है, स्फीति का मतलब महंगाई होती है, अपस्फीति का मतलब महंगाई कम हो जाए तो भी लोग ना खरीदें, डिमांड कम हो जाए किसी वस्तु की, यानी इस प्रकार की अगर स्थिति पैदा हो जाती है तो भी सरकार उनका मुकाबला किसके द्वारा कर सकती है? सरकार बजट के द्वारा कर सकती है। एंड फोर्थ एंड फाइनल है इसका पॉइंट, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। ठीक है, सरकार बजट संबंधी नीति से यह स्पष्ट हो जाता है कि भी सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से, सार्वजनिक उद्यम क्या होते हैं? जो सरकार अपने अक्षेत्र से किसी उद्यम को स्थापित करती है, जैसे गन्ना मिल है, ये सरकार के प्रयत्नों से ही चला हुआ है, जिससे विकास की गति को तेज किया जा सके, जिससे लोगों को क्या हो, लोगों का कल्याण का भी प्रभाव पड़ता है, लोगों का कल्याण भी जिससे होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा जो क्वेश्चंस है, ये हमारा सरकारी बजट तथा उसके उद्देश्य का क्वेश्चंस था, और ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो सरकारी बजट है उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बजट की संरचना कैसे होती है। बजट की संरचना यानी बजट बनाया कैसे जाता है, या बजट के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं बजट के? ठीक है, बजट के, ये हमारा संरचना यानी बजट किस प्रकार बनाया जाता है, घटक कौन कौन से होते हैं। बजट के कितने घटक होते हैं भाई? 2 टाइप्स होते हैं बजट के। एक तो राजस्व बजट, और एक होता है हमारा पूंजीगत बजट। ठीक है, यानी ये क्या है? राजस्व बजट क्या है? राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां, जो राजस्व प्राप्तियां हैं राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत, इसी प्रकार ये राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, और इसी प्रकार उसके अंदर पूंजीगत में भी सेम टू सेम ऐसे ही पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी हमारे बजट के 2 घटक हैं, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। अब राजस्व प्राप्तियां, राजस्व बजट के अंदर राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत बजट के अंदर पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम केवल प्राप्तियां प्राप्तियां करेंगे, दोनों की राजस्व प्राप्तियां लेते हैं और पूंजीगत प्राप्तियां लेते हैं। पहले दोनों की प्राप्तियां ले लेते हैं, फिर दोनों के व्यय ले लेते हैं। यानी इसका नाम क्या है? बजट प्राप्तियां। क्या पॉइंट लिखें इसका? बजट प्राप्तियां। बजट प्राप्तियां का मतलब क्या होता है? यानी हमारी राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में आ जाता है कि भाई बजट प्राप्तियां होती क्या हैं, बजट प्राप्तियों से अभिप्राय प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में
एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी प्रकार के साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मुद्रा के रूप में, अनुमानित मौद्रिक आय से, यानी बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। जितनी भी प्राप्तियां होंगी सरकार को वो सभी इसके अंदर शामिल की जाएंगी। ठीक है, और कौन कौन सी प्राप्तियां हैं? नंबर 1 हमारी राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां। फर्स्ट चलो हाँ, एक ही पॉइंट के रूप में लिख देते हैं, राजस्व प्राप्तियां फर्स्ट नंबर पर, इसी को निकाल देते हैं, और दूसरा लिखेंगे तो पूंजीगत प्राप्तियां लिख देंगे। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? राजस्व प्राप्तियां की विशेषताएं 2 होती हैं, 2 प्रकार से होती हैं। नंबर 1 क्या होती है कि भाई इन प्राप्तियों से, चलो इसकी विशेषताएं ए और बी के रूप में लिख लेते हैं। राजस्व प्राप्तियों से यानी इन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती। ये क्या होती है भाई? यानी सरकार को आय इस प्रकार प्राप्त होती है कि सरकार ने वापस कुछ नहीं देना। जैसे टैक्स, जैसे क्या मान के चलते हैं हम? कर। सरकार जैसे कर लेती है और वापस तो कुछ नहीं देना ना, उसने सरकार के पास ही आ गए, कुछ देना ही नहीं है, किसी को देना ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? सरकार की देयता उत्पन्न नहीं होती, यानी वापस नहीं देना। इसका भी पॉइंट क्या है? यानी राजस्व प्राप्तियां हैं, इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती। कोई कमी मतलब सरकार के पास जो शेयर हैं वो नहीं बेचे जाते। ठीक है, शेयर अगर सरकार के पास कोई शेयर है वो बेच देती है तो परिसंपत्तियां कम हो जाती है, यानी शेयर भी नहीं बेचे जाते। इस प्रकार की आय है, जैसे कि हमारे सरकार के पास शेयर है, शेयर बेचकर जो आय होती है वो पूंजीगत के अंदर आएगी। यानी शेयर अगर बेच दिए तो परिसंपत्ति कम हो गई ना। सरकार के पास मान लो 1 करोड़ शेयर हैं और उसमें से 50 लाख बेच देती है, तो शेयर कितने रह गए? आप परिसंपत्ति उसकी 50 लाख शेयर। लेकिन ये कहता है जो इस प्रकार की आय है हमारी राजस्व प्राप्तियां, इसके अंदर शेयर भी नहीं बेचे जाते, ये एक्स्ट्रा आय है। ठीक है, और ये सरकार की आय कहां कहां से होती है? ये देखो भाई, राजस्व जो प्राप्तियां हैं ये कहां कहां से होती है? 2 टाइप बताई हमने आपको। एक तो हमने बताई टैक्स के रूप में, यानी इससे देयता उत्पन्न नहीं होती, इससे देयता उत्पन्न नहीं होती और इससे परिसंपत्तियां कम नहीं होती। देयता उत्पन्न नहीं होती उसको हम कर प्राप्तियां बोल देते हैं, और जो देयता जो हमारी परिसंपत्तियां कम नहीं होती उसे करेतर प्राप्तियां बोल देते हैं। करेतर प्राप्तियां बोल देते हैं। कर प्राप्तियां क्या है भाई? कर प्राप्तियां के अंदर क्या क्या आता है? नंबर 1 आयकर, क्या आ गया हमारा? आयकर। सेकंड निगम कर। थर्ड क्या आ गया हमारा? यानी फर्स्ट ये पॉइंट लगा देते हैं अंदर की तरफ, ये पॉइंट आ जाएंगे। सेकंड क्या हमारा? निगम कर। थर्ड संपदा
शुल्क। फोर्थ क्या है हमारा? उपहार कर। फिर क्या है हमारा? सीमा शुल्क। ठीक है, और नीचे लेनी पड़ेगी भाई, अभी तो इसके 2 पॉइंट और रहते हैं। उत्पादन शुल्क। एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है हमारा? बिक्री कर। ये होती क्या है? किसी व्यक्ति की आय के ऊपर जो टैक्स लगता है, किसी व्यक्ति की मान लो आय 7 लाख पर एनम है, एक वर्ष की 7 लाख रुपए आय है, उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। निगम कर, जो कंपनियों के ऊपर लगाया जाता है ना कर, कंपनी फर्म पर लगाया जाता है, उनसे जो टैक्स प्राप्त होता है उसे हम निगम कर बोलते हैं। संपदा शुल्क क्या होता है? हमारे पास जो संपत्ति है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम संपदा शुल्क बोलते हैं। उपहार कर क्या होता है? यानी किसी प्रकार का उपहार खरीदने पर या उपहार देने पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे उपहार। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, दूसरे देशों से जो हमारे देश में सामान आता है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम सीमा शुल्क बोलते हैं। उत्पाद शुल्क, यानी कोई उत्पादन करने के लिए सरकार को जो टैक्स अदा करना पड़ता है उसे उत्पाद शुल्क। और किसी वस्तु की बिक्री करने से उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम बिक्री कर कहते हैं। ये सभी कर जो सरकार को प्राप्त होती हैं, इसके बदले में सरकार को कुछ नहीं देना पड़ता, इसे हम कर प्राप्तियां कहते हैं। और इसका फर्स्ट पॉइंट, इन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती। सेकंड हमारा है करेत्तर प्राप्तियां। करेत्तर प्राप्तियां क्या होती हैं? इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? जैसे कि फीस, लाइसेंस, परमिट, ठीक है, इस प्रकार की जो, चलो इस तरफ लिख देते हैं। सेकंड, जुर्माना या जब्ती, कंपाउंड हो जाती है कोई चीजें। एस, चीट, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सरकारी उद्यमों की आय, विशेष अंकन, अरे लंबा ले लिया, कोई बात नहीं, यहाँ स्टॉप लगा देते हैं। उपहार तथा अनुदान, ठीक है। यानी इस प्रकार की जो आय हैं वो क्रेतर प्राप्तियां, इससे परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती, इस प्रकार क्रेतर प्राप्ति। ये होती क्या क्या है? ये देखो, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। यानी फीस, लाइसेंस और परमिट, सरकार किसी भी गैर कर आय के लिए कोई फीस लेती है, किसी का लाइसेंस रिन्यू करना है, लाइसेंस बनाना है, या किसी को परमिट देना है किसी प्रकार का, तो उसके बारे में सरकार उनसे फीस लेती है, कुछ चार्जेज लेती है, और ये चार्जेज ही हमारी क्रेतर आय प्राप्तियों के अंदर शामिल किए जाते हैं। और फीस एक अनिवार्य भुगतान होता है, पता होना चाहिए आपको। फीस, लाइसेंस, परमिट जरूरी होती है। ये जिसके पास नहीं है और ये वो काम करता मिलता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तो इस प्रकार की जो आय प्राप्त होती है उसे जुर्माना या जब्ती के रूप में कहा जाता है। एस चीट क्या होती है? एस चीट से अभिप्राय इंपॉर्टेंट है। एस चीट से अभिप्राय सरकार की आय उस प्रकार की आय है जो लोगों की संपत्ति से प्राप्त होती है। ये तो सर आपने संपदा शुल्क बताया था, लेकिन नहीं, ध्यान रखना, जिनकी मृत्यु बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी को नियुक्त किए हो जाती है। यानी कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी संपत्ति किसके नाम करें, वो बिना उत्तराधिकारी बनाए हुए उसकी डेथ हो जाती है। यानी उसकी कोई रिश्तेदार नहीं होता, उसका कोई जानकार नहीं होता, यानी वो अपने उत्तराधिकारी बनाए बिना ही डेथ हो जाती है। तो ऐसी जो संपत्ति होती है वो सरकार के खाते में चली जाती है, उसे ही एसेट कहते हैं। सरकारी उद्यमों से, सरकारी जो उद्यम हैं जैसे हमारी मिल हैं, कपड़ा मिलें हैं, जैसे हमारी गन्ना मिलें हैं, इनसे भी तो कुछ आय प्राप्त होगी, उसको सरकारी उद्यमों से प्राप्त आय के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। और विशेष अंकन,
विशेष अंकन क्या है? सरकार की गैर कर आय का एक अन्य विशेष साधन विशेष अंकन भी है। विशेष अंकन वह भुगतान है जो सरकारी कार्यों के फलस्वरूप किसी संपत्ति में सुधार होने या उसके मूल्य में वृद्धि होने के कारण उसके मालिकों द्वारा सरकार को किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रकम की जो किराए की रकम है, जैसे किसी का किराया कितना था, अब किराया बढ़ जाता है, और किराया बढ़ जाता है तो जो बढ़ा हुआ किराया है उसके ऊपर भी तो टैक्स देना पड़ेगा, उसी को हम विशेषांकन के रूप में लेते हैं। और उपहार तथा भुगतान, या दूसरे देशों से हमें उपहार मिलता है या कोई भुगतान मिलता है, जैसे भूकंप आ जाता है, हमारे देश में बाढ़ आ गई या काल आ गई या युद्ध हो जाता है, तो उस प्रकार सरकार को जो प्राप्त होने वाला उपहार है या अनुदान है उसी को हम करेतर प्राप्तियों के अंदर शामिल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, यानी कर प्राप्तियां क्या होती हैं और करेतर प्राप्तियां क्या होती हैं। क्लियर है? अब आपको क्या प्राप्त हो गया हमारे पास? राजस्व प्राप्तियां। अब हमने क्या प्राप्त करना है? पूंजीगत प्राप्तियां। सेकंड पॉइंट क्या लें? पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, इन प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है। ठीक है, सरकार को कुछ न कुछ देना पड़ता है। जैसे दूसरे देशों से उसने ऋण ले लिया, अगर आज ऋण लिया है तो ये तो इनकम हो गई पूंजीगत के रूप में, लेकिन इसको लौटाना भी तो है, इसलिए ये क्या है? देयता उत्पन्न होती है। जो सरकार को देना है वो उत्पन्न हो जाता है सरकार के, ये लोन के रूप में यानी ऋण के डेब्ट के रूप में प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दो दो पॉइंट है ना दोनों के। इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। ठीक है, यानी जैसे शेयर सरकार बेच देती है, शेयर बेच देती है, शेयर बेचना, जैसे सरकार शेयर बेच देती है तो सरकार को आय तो प्राप्त होती है, लेकिन उसकी परिसंपत्तियां तो कम हो गई। जैसे हमने पिछले में बताया था, मान लो उसके पास 1 करोड़ शेयर हैं और उसने 50 लाख शेयर बेच दिए, तो उसके पास अब कितने बच गए? 50 लैक्स। पहले उसकी परिसंपत्ति 1 करोड़ शेयर की थी, लेकिन अब परिसंपत्ति कितनी बच गई? 50 लैक्स। शेयरों से आय तो हो गई, पूंजीगत आय तो हो गई, लेकिन परिसंपत्तियां भी कम हो जाती हैं। ठीक है, आप पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में इसको सबसे फर्स्ट है ऋणों की वसूली। नंबर 2 उधार तथा अन्य देयताएं, और थर्ड है हमारा अन्य प्राप्तियां। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। सरकार द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं, ठीक है, वो उनकी परिसंपत्ति है। मान लो भारत से नेपाल ने जो ऋण लिया है वो भारत की परिसंपत्ति है, इसलिए ऋणों की वसूली के फलस्वरूप सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। मान लो भारत ने नेपाल को पैसे दे रखे हैं भाई, यानी ऋण के रूप में दे रखा है, ये क्या है? सरकार की परिसंपत्ति है। अब नेपाल ये पैसे वापिस भारत को देता है, तो ये प्राप्तियां तो हो गई सरकार की, लेकिन
ये जो परिसंपत्तियां थी, जो नेपाल के ऊपर कर्ज था, ये तो समाप्त हो जाती है। अब दोबारा थोड़ी ना पैसे देगा वो, ये समाप्त हो जाती है। यानी नेपाल ने कर्ज वापस दे दिया तो इसकी, किसकी, भारत की जो परिसंपत्तियां थी वो कम हो गई, लेकिन भारत की क्या होगी, प्राप्तियां तो बढ़ गई। इसको बोलते हैं ऋणों की वसूली के रूप में। उधार तथा अन्य देयताएं, ये क्या है, यानी दूसरे देशों से जो हम मुद्रा के रूप में पैसे उधार लेते हैं, मुद्रा के रूप में जो पैसे उधार लेते हैं, उनसे जो आय प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उधार था अन्य देयताएं। यानी इसको सरकार को वापिस देना पड़ता है दूसरे देश को, जिससे पैसे उधार लिए हैं उससे उसको वापिस देना, यानी देयता उत्पन्न होती है। ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे, उधार था अन्य देयताओं के रूप में। इसके अंदर पॉइंट्स लिख देंगे विस्तार पूर्वक। और अन्य प्राप्तियों के अंदर, अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत जैसे विनिवेश, ठीक है, विनिवेश, यानी विनिवेश होता क्या है, निवेश का और विनिवेश का उल्टा अर्थ है। यानी विनिवेश निवेश का बिल्कुल विपरीत अर्थ है। विनिवेश से अभिप्राय सरकार तथा अन्य लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री से है। जैसे कि भारत सरकार रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने लग रही है, तो सरकार ने जैसे ही जितनी रेलों को प्राइवेट के हाथों में दिया है, उनसे पैसे प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जो प्राप्तियां होती हैं उन्हें अन्य प्राप्तियों के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक इस वीडियो के अंदर हमारी केवल प्राप्तियां करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहें बार बार, और जो रिसिप्ट्स हैं उसको कन्फर्म करें, राजस्व और पूंजीगत दोनों को। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।